हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ट्यूब। इस वीडियो में हम लोग इस सीरीज का आखिरी पार्ट 57 देखेंगे। इस सीरीज में हम लोग कर रहे थे सामान्य विज्ञान के उन सारे प्रश्नों का रिवीजन जो पूछे गए थे रेलवे ग्रुप डी 2018 के अंदर। ये हमारा पार्ट 57 है और ये इस सीरीज का आखिरी पार्ट है। इसके बाद ये सीरीज यहाँ पर समाप्त हो रहा है। पार्ट 56 तक हम लोगों ने कवर किया था 1940 MCQs। तो आज हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं 1961 तक। यानी इस वीडियो में हम लोग 21 सवाल देखेंगे और इस 21 सवाल में 9 सवाल ऐसे हैं जो केवल न्यूमेरिकल हैं। 9 सवाल न्यूमेरिकल है, जिसमें कि एक ही सवाल ऐसा है जो आपके सिलेबस का अंदर का है इस 9 न्यूमेरिकल में। बाकी के जो 8 सवाल है ये आपके सिलेबस से बाहर का है, पूरी तरह से बाहर का सवाल है। और ये सारे जो सवाल है ये इकलौते सवाल है, यानी इस टाइप के जो सवाल हैं जो आपके सिलेबस से पूरी तरह से बाहर का है, इस तरह के एक ही सवाल पूछे गए हैं जो आप इस वीडियो में करने वाले हो। यानी इस टाइप का एक ही सवाल पूछा गया है जो आप इस वीडियो में करने वाले हो। तो इन सारे सवालों को जो आप करने वाले हो, इससे आपको घबराना नहीं है। देख करके लगे कि आप बना दोगे तो ठीक है, अदरवाइज आप इसको छोड़ करके आगे निकल जाना है। एग्जाम में अगर इस तरह के सवाल आए तो आपको छोड़ करके आगे निकल जाना है। अगर आपसे नहीं बन रहा है तो ज़्यादा समय इस पर खर्च नहीं करना है। इतने सारे सवाल में 3000 सवाल में अगर 8 सवाल इस तरह के पूछ भी दिए तो क्या फ़र्क पड़ता है। इन सारे सवालों के पीछे आपको नहीं भागना है। ऐसा नहीं है कि इन सारे सवालों को बनाने के लिए आप इनके पूरे कॉन्सेप्ट्स को पढ़ना स्टार्ट कर दो। इससे क्या होगा, आपका समय बर्बाद होगा और कुछ नहीं होगा। आप उन सारे टॉपिक्स पे ज़्यादा ध्यान दो जहाँ से सवाल पूछे जाते हैं, जहाँ से सवाल ज़्यादा पूछे जाते हैं। इन टॉपिक्स को पकड़ के नहीं बैठना है कि ये सवाल कैसे बनेगा। ये 8 सवाल, ये सारे सवाल होते हैं छोड़ करके आगे बढ़ने के लिए। एग्ज़ाम में हर सवाल आपसे बन जाए ऐसा ज़रूरी नहीं है। कुछ सवाल ऐसे दे ही देते हैं वो लोग कि आपका समय बर्बाद हो उसमें। तो ऐसे सवालों को पहचान करके आपको आगे निकलना होता है। मैं सवाल आप लोगों को इसलिए करवा रहा हूँ ताकि जो लोग ये रोना रोते हैं कि बहुत हार्ड सवाल पूछे गए थे, देख करके चक्कर आ गया, बेहोश हो गए थे, ग्लूकोज पीना पड़ गया था, उन लोगों के लिए मैं करवा रहा हूँ ताकि आप लोग देख करके खुश हो जाएं कि हाँ, मैंने ये सवाल आपको करवाए हैं। अदरवाइज़ ये सवाल करवाने का कोई फ़ायदा नहीं है। एक तो आपके सिलेबस से बाहर का है, ऊपर से ये टफ सवाल है। अगर थोड़ा सा भी इसमें चेंज आया तो आप सवाल नहीं बना पाओगे। तो इन सारे सवालों पर बिल्कुल भी आपको टाइम खर्च नहीं करना है। एक चीज़ और, यहाँ लिखा हुआ है 3000 सवाल। मैं इस सीरीज़ को ख़त्म कर रहा हूँ 1961 पे। अब आपके मन में अगर ये क्वेश्चन आ रहा है कि फिर 3000 मैंने क्यों लिखा है यहाँ पर, देखिए मुझे भी नहीं पता था कि इतने सारे सवाल जो है रिपीटेड हैं। इतने सारे सवाल जो है रिपीटेड होंगे ये मुझे नहीं मालूम था। अगर आप इन सारे पार्ट्स को देख लेते हो पार्ट 57 तक, तो समझ लो आपके ये सारे 3000 सवाल पूरे हो चुके हैं। क्योंकि अब जो भी मैं छोड़ रहा हूँ यहाँ पर वो सारे रिपीटेड सवाल है। ये सारे सवाल मैं आपको करवा चुका हूँ, यानी इस टाइप के सवाल मैं आपको करवा चुका हूँ। तो सारे सवाल करवाऊँगा जो मैं छोड़ रहा हूँ, तो आपको भी मज़ा नहीं आएगा। एक ही तरह के सवाल बार बार आएंगे, आप भी बोलोगे क्या है यार, एक ही तरह के सवाल बार बार आ रहे हैं। इसीलिए आप इन सारे पार्ट्स को देखो, समझो कि ये 3000 सवाल आपके पूरे हो चुके हैं। अब जिनके मन में ये था कि इस सीरीज़ के बाद मैं क्या स्टार्ट करूँगा, तो इस सीरीज़ के बाद मैं आपको NCERT सीरीज़ के अंदर 2 चैप्टर्स करवाऊंगा। एक है ऊर्जा के स्रोत और दूसरा है हमारा पर्यावरण। ये क्लास 10th का चैप्टर है। ये दोनों चैप्टर्स जो हैं ये क्लास 10th के हैं। तो पहले मैं करवाऊंगा ऊर्जा के स्रोत, उसके बाद हमारा पर्यावरण। ये बाईलिंगुअल होगा, जैसा कि NCERT सीरीज में बायो के अंदर आप देखते आ रहे थे। हिंदी अंग्रेजी दोनों में सवाल होंगे इसमें। और इन दोनों चैप्टर्स के करवाने के बाद ये जो हमारा सीरीज है NCERT का, ये भी समाप्त हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद कोई सीरीज स्टार्ट नहीं होगा। उसके बाद मैं विविध टॉपिक्स करवाऊंगा आपको, यानी कि मिसलेनियस टॉपिक्स भी वीडियो आएंगे। कोई सीरीज स्टार्ट नहीं होगा। जो मुझे इंपॉर्टेंट वीडियो लगेगा बनाने चाहिए टॉपिक्स पे, वो मैं वीडियो बना करके आपको दूंगा और वो आपके एग्ज़ाम के ही अकॉर्डिंग होंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं 1941 से, क्योंकि 1940 तक हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अनुमस्तिष्क के बारे में पूछा है कि निम्न में से कौन सा अनुमस्तिष्क बोले तो सेरिबेलम, इसके बारे में पूछा है कि कौन गलत है। सेरिबेलम जो हाइंड ब्रेन होता है, यानी कि पश्च मस्तिष्क, उसके 3 भाग होते हैं, सेरिबेलम, पोन्स एंड मेडुला ऑब्लंगाटा। तो ये पश्च मस्तिष्क का भाग है। तो ये स्टेटमेंट सही है और ये पीछे की ओर है, पश्च क्षेत्र में है, ये भी सही है। यह शरीर का संतुलन बनाए रखता है, ये भी स्टेटमेंट हमारा सही हो जाएगा। जैसे आप साइकिल चलाते हो, ठीक है, आप साइकिल चलाते हो या फिर आप सड़क पर चलते हो, तो उस समय आपके बॉडी को जो एक संतुलन प्रदान कर रहा है ये सेरिबेलम होता है। जैसे कोई व्यक्ति शराब पी लेता है, ज़्यादा शराब पी लेता है, उसको नशा आ जाता है, तो वो सही से खड़ा भी नहीं हो पाता है। अगर उसको आप बोल दो कि साइकिल चलाना है तो वो सही से नहीं चला पाएगा, लड़खड़ाते रहेगा वो, क्योंकि
सेरिबेलम उस समय सही से काम नहीं करता है ज़्यादा शराब पीने के बाद। तो ये हमारे शरीर का संतुलन बनाए रखता है। उसके बाद यहाँ जो बातें लिखी हुई है ये सही है सेरिब्रम के लिए। सेरिब्रम जो हमारे ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट है, सेरिब्रम यानी कि प्रमस्तिष्क के लिए ये सही है। सेरिबेलम के लिए ये गलत हो जाएगा। तो बी हमारा आंसर हो जाएगा। हमसे पूछा था कि कौन सही नहीं है सेरिबेलम के लिए, तो बी आंसर। 25 डिग्री सेल्सियस पर एक रिक्त बर्तन में इथेन बोले तो C2H6 और हाइड्रोजन यानी कि H2 के समान द्रव्यमान को मिलाया जाता है। हाइड्रोजन द्वारा जोड़ लगाए गए कुल दबाव का अंश क्या है? मतलब एक बर्तन है जिसमें कि ये दो गैसेज हैं, एक है इथेन, दूसरा है हाइड्रोजन। इन दोनों का समान द्रव्यमान है, इन दोनों को मिलाया गया है। आपको बताना है कि हाइड्रोजन के द्वारा टोटल दाब का कितना हिस्सा लगाया गया है। तो एक संबंध होता है, एक रिलेशन होता है, ये पार्शियल प्रेशर बराबर मोल फ्रैक्शन इनटू में टोटल प्रेशर। यहाँ जो ए है ये कोई गैस है, तो गैस ए के द्वारा जो आंशिक दाब लगाया गया है वो कितना है? कुल दाब का मतलब जो टोटल प्रेशर काम कर रहा है उसमें गैस ए का हिस्सा क्या है, ये संबंध होता है यहाँ पर। आंशिक दाब, गैस ए का आंशिक दाब बराबर मोल फ्रैक्शन गैस ए का गुने में टोटल प्रेशर, ये संबंध होता है। ये जो सवाल है आपके सिलेबस से पूरी तरह से बाहर का सवाल है। इस तरह का सवाल आए, आपको लगे कि बना दोगे तेजी के साथ तो ठीक है, अदरवाइज छोड़ करके आगे निकल जाना। इस पर समय खर्च मत करना, क्योंकि इसके चक्कर में क्या है कि बहुत सारे सवाल आपसे हो सके तो छूट जाएंगे एग्जाम में। तो हमारे केस में यहाँ पर जो ए है क्या हो जाएगा? यहाँ पर हाइड्रोजन हो जाएगा, क्योंकि हमसे हाइड्रोजन के बारे में पूछा गया है ना। तो हमें सबसे पहले निकालना होगा यहाँ पर मोल फ्रैक्शन, ए का मोल फ्रैक्शन। आप मुझे ये बता दो कि मोल बराबर होता क्या है? मोल बराबर होता है जो द्रव्यमान हो दिया हो ग्राम में और बट्टे में उसका मॉलिक्यूलर मास। मोल बराबर यही तो होता है ना कि ग्राम में आपके पास कितना द्रव्यमान है और बट्टे में भाग लगा दो उसके मॉलिक्यूलर मास से, यानी कि आणविक द्रव्यमान से। हमें नहीं मालूम है कि कितना ग्राम इसमें मिलाया गया है, लेकिन ये जरूर लिखा हुआ है कि दोनों का समान ही द्रव्यमान है। तो मान लेता हूँ मैं दोनों का x है, इथेन का भी x ग्राम लिया गया है और हाइड्रोजन का भी x ग्राम लिया गया है। हमें मोल चाहिए किसका? हाइड्रोजन का। हम क्या करेंगे यहाँ पर इस x में भाग लगा देंगे हाइड्रोजन के मॉलिक्यूलर मास से, जो कि 2 होता है। ठीक है, पहले देखो मैं आपको ये बता देता हूँ कि मोल फ्रैक्शन निकालते कैसे हैं। मोल फ्रैक्शन बराबर होता है, यानी मोल का फ्रैक्शन, जिसका भी मोल फ्रैक्शन निकालना है क्या करेंगे, उसका मोल ऊपर में लिखेंगे और बट्टे में टोटल मोल लिखेंगे। हो गया यही मोल फ्रैक्शन, सीधी सी बात है। जिसका भी मोल फ्रैक्शन निकालना है उसके मोल में हम लोग टोटल मोल से भाग लगा देंगे। हमें हाइड्रोजन का मोल फ्रैक्शन चाहिए तो हम हाइड्रोजन के मोल में भाग लगा देंगे टोटल मोल से। तो टोटल मोल के लिए हमें इथेन का भी मोल चाहिए, तो इथेन का अगर हमें मोल चाहिए तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इथेन का मोल चाहिए तो इथेन का जो मोल होगा वो हम निकालेंगे x, क्योंकि दोनों का द्रव्यमान समान ही है तो इसके लिए भी जो दिया गया द्रव्यमान होगा वो x ही होगा, और बट्टे में इथेन का मॉलिक्यूलर मास। इथेन का मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा? कार्बन का 12 होता है, यहाँ पर 2 कार्बन है तो 24 हो जाएगा। हाइड्रोजन यहाँ पर 6 है तो प्लस में 6, यानी कि 30 जो है इसका मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा। ये मोल पता चल चुका है हमें किसका? हाइड्रोजन का भी और इथेन का भी। हमें चाहिए हाइड्रोजन का मोल फ्रैक्शन, हमें चाहिए हाइड्रोजन का मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन को जनरली हम लोग x से डिनोट करते हैं। मोल फ्रैक्शन चाहिए हाइड्रोजन का, तो हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन का जो मोल है उसमें भाग लगा देंगे टोटल मोल से। टोटल मोल में क्या करेंगे, x/2 प्लस x/30। अब इसको आप सॉल्व करें। इसको सॉल्व करने के बाद आप पाएंगे कि ये 15/16 आ रहा है। ये x खत्म हो जाएगा, ऊपर में भी x नीचे में भी x, ये सब कैंसिल आउट हो जाएगा। इसको आप सॉल्व करिएगा, बहुत ही एक आसान सा यहाँ पर मैथ्स है। इसको आप सॉल्व करेंगे तो 15/16 आपको मिलेगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि हाइड्रोजन के द्वारा जो आंशिक दाब लगाया जा रहा है, ये जो मोल फ्रैक्शन हमें मिला और गुने में ये टोटल। आपको ये टोटल निकालने का जरूरत नहीं है, आपसे टोटल का पूछा है कि कितना अंश यहाँ पर हाइड्रोजन के द्वारा लगाया जा रहा है, तो टोटल का इतना अंश लगाया जा रहा है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो बी हमारा आंसर हो जाएगा। एडियोलर टिश्यू डैश के बीच, यहाँ पर डैश होगा, कॉमा नहीं होगा। एडियोलर टिश्यू डैश के बीच एक फिलर टिश्यू का काम करता है। आंसर हमारा त्वचा और मांसपेशियाँ। एडियोलर टिश्यू एक संयोजी उत्तक है, यानी कि कनेक्टिव टिश्यू है।
यह त्वचा और मांसपेशियों के बीच, रक्त नलिका के चारों ओर, नसों और अस्थि मज्जा में पाया जाता है। यह अंग के भीतर की खाली जगह को भरता है, आंतरिक अंगों को सहारा प्रदान करता है और ऊतकों की मरम्मत में सहायता करता है। ये एडियोलर टिश्यू के बारे में कुछ बातें हैं जो आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। किसी आवर्त के 4 मूल तत्वों की परमाणु संख्या ये है। आधुनिक आवर्त सारणी में इनमें से सबसे अधिक धात्विक मूल तत्व की परमाणु संख्या डैश होगा। यानी कि मेटेलिक कैरेक्टर आपको बताना है, इनमें से कौन से परमाणु संख्या वाले तत्व का मेटेलिक कैरेक्टर सबसे अधिक है। 17 वाला तो क्लोरीन है, ये तो अधातु है। 16 वाला सल्फर है, अधातु है। तो यहाँ पर ये दोनों का कोई चांस नहीं है। उसके बाद 11 सोडियम है और एल्यूमिनियम का 13 होता है। यहाँ पर एल्यूमिनियम है। आप जानते हो कि सोडियम S ब्लॉक का तत्व है, एल्यूमिनियम P ब्लॉक का तत्व है। जब हम S से P की तरफ जाते हैं तो मेटेलिक कैरेक्टर जो है ये घटता है, यानी सोडियम का सबसे ज़्यादा हो जाएगा। डी हमारा आंसर हो जाएगा। एसिटिक एसिड का आयोनाइजेशन कांस्टेंट आपसे पूछा गया है। इससे पहले आपने एक सवाल देखा था जहाँ फॉर्मिक एसिड का पूछा गया था। 2 सवाल पूछे गए हैं आयोनाइजेशन कांस्टेंट के ऊपर, एक में फॉर्मिक एसिड का पूछा गया और एक में एथेनोइक एसिड का। फॉर्मिक एसिड का इतना होता है और एसिटिक एसिड का, जिसे हम लोग एथेनोइक अम्ल भी बोलते हैं, ये इतना होता है। तो हमारा आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। पक्षी वर्ग में डैश होती है। पक्षी वर्ग में पंखों के साथ शुष्क और ग्रंथि विहीन, यहाँ पर विहीन हो जाएगा त्वचा। जो पक्षियाँ होती है, पंख होते हैं, उनमें स्किन ड्राई होती है और उनमें ग्लैंड्स नहीं होते हैं। पूंछ के पास एक ग्लैंड होती है जिसे हम लोग बोलते हैं प्रीन ग्लैंड, इसी को हम लोग ऑयल ग्लैंड भी बोलते हैं। तो बी हमारा आंसर। 27 डिग्री सेल्सियस पर एक बर्तन में समान भार के हीलियम, मीथेन, सल्फर डाइऑक्साइड रखा गया है जो 210 mm का दबाव डालते हैं। हीलियम, मीथेन, सल्फर डाइऑक्साइड का आंशिक दाब P1, P2 और P3 है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? जो अभी आपने सवाल देखे थे मोल फ्रैक्शन के ऊपर, पार्शियल प्रेशर बराबर मोल फ्रैक्शन इनटू में टोटल प्रेशर, उसी पर आधारित ये सवाल है। यहाँ पर दे रखा है P1, P2, P3 जो कि इन सब का आंशिक दाब है, यानी जो हीलियम है वो P1 हिस्सा लगा रहा है टोटल का, CH4 टोटल दाब का P2 दाब लगा रहा है और सल्फर डाइऑक्साइड टोटल का P3 दाब लगा रहा है। आपको बस ये ऑर्डर बताना है, कि कौन किससे कम है किससे ज़्यादा है। क्या देखा था आपने कि जो पार्शियल प्रेशर बराबर होता है वो होता है मोल फ्रैक्शन, जिसे हम लोग x से दिखाते हैं, इनटू में टोटल। यहाँ देखो जो हमारा टोटल है वो दे रखा है कि 210 mm है, यानी कि इस टोटल प्रेशर का हमें अब कोई झंझट नहीं है क्योंकि सबके लिए 210 है, सबके लिए 210 mm है। तो इस टोटल प्रेशर के कारण हमें यहाँ पर कोई दिक्कत जो है होने वाली नहीं है। यानी जिसका मोल फ्रैक्शन ज़्यादा होगा हम बोल सकते हैं कि उसी का आंशिक दाब ज़्यादा होगा, क्योंकि टोटल प्रेशर तो सबका बराबर ही है। जिसका मोल फ्रैक्शन ज़्यादा होगा उसी का आंशिक दाब ज़्यादा होगा। मोल फ्रैक्शन बराबर होता क्या है? मोल फ्रैक्शन बराबर होता है जो हमें द्रव्यमान दिया हुआ है, मास जो हमें दिया हुआ है वो भी ग्राम में। हमें नहीं दे रखा है कि कितना ग्राम दिया हुआ है, लेकिन हमें ये बोलना है कि सबका समान ही भार है। सबका समान ही भार है मतलब हीलियम भी मान लो x ग्राम है, मीथेन भी मान लो x ग्राम है और सल्फर डाइऑक्साइड भी x ग्राम है। तो मास गिवन बट्टे में क्या होगा? मॉलिक्यूलर मास होगा, मॉलिक्यूलर मास होगा। अब देखो जो दिया गया द्रव्यमान है सबका x सबका तो बराबर ही है, सबका तो समान ही भार है। तो हमें अब इससे भी कोई टेंशन नहीं है, इसका भी झंझट खत्म हो गया, हमारे काम को और आसान बना दिया सबका भार समान दे करके। मतलब अब क्या हुआ कि मोल फ्रैक्शन उसका ज़्यादा होगा जिसका मॉलिक्यूलर मास कम होगा। पहले आपने देखा कि जिसका मोल फ्रैक्शन ज़्यादा होगा उसका आंशिक दाब ज़्यादा होगा। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ देखा कि जिसका मॉलिक्यूलर मास कम होगा उसका मोल फ्रैक्शन ज़्यादा होगा। तो अगर हम इस दोनों को एक साथ देखें तो हम बोल सकते हैं कि जिसका जो मॉलिक्यूलर मास है कम होगा उसका आंशिक दाब ज़्यादा होगा, ये बोल सकते हैं। तो आप मुझे बताओ इसमें से किसका मॉलिक्यूलर मास कम है? हीलियम का सबसे कम हो जाएगा, 4 ही होता है इसका, और हीलियम का जो हमें आंशिक दाब दे रखा है वहाँ पर P1 दे रखा है, तो P1 हो जाएगा सबसे ज़्यादा। इससे थोड़ा ज़्यादा किसका द्रव्यमान है? ये हो जाएगा मीथेन का।
CH4 का। 12 और 4 16, 16 हो जाएगा यहाँ पर, यानी P2 हो जाएगा। और सल्फ़र का तो सल्फ़र का 32 होता है, यानी ये सबसे ज़्यादा हो जाएगा। सल्फ़र का 32 होता है, प्लस इसमें ऑक्सीजन को जोड़ोगे तो ये बहुत ज़्यादा द्रव्यमान आएगा, मॉलिक्यूलर मास आएगा। तो इसके द्वारा जो आंशिक दाब है वो कम लगाया जाएगा, यानी जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। ध्वनि की तीव्रता आपको दी गई है वाट पर मीटर स्क्वायर में, इसको डेसिबल में कन्वर्ट करना है। काफ़ी आसान सवाल दिखने में लग रहा है, लेकिन ये सवाल आसान है नहीं। ये क्लास 11th का सवाल है, ठीक है, क्लास 11th के साउंड चैप्टर से ये सवाल है। इस सवाल को बनाने के लिए आपको लॉग आना चाहिए, ठीक है, लॉग जो फंक्शन होता है ये आपको आना चाहिए। इस सवाल को बनाने के लिए ये फॉर्मूला होता है कि डेसिबल में तीव्रता चाहिए, तो फॉर्मूला होता है 10 गुने में लॉग आई बटे में आई नॉट। आई नॉट का मान होता है ये, और आपको ये जो वैल्यू दे रखा है ये आई का वैल्यू दे रखा है। आई का वैल्यू ये है, आई नॉट का वैल्यू ये है। आपको ये फार्मूला अप्लाई करना है और बना देना है, लेकिन इस फार्मूले को सॉल्व तभी कर पाओगे ना जब आपको लॉग पता होगा। यहाँ पर कुछ चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ लॉग के बारे में। देखो, लॉग मान लो यहाँ पर n है और यहाँ पर a है, तो लॉग के पास ये दो चीज़ें होती हैं, एक ये इसके सामने और एक नीचे इसके जस्ट। हम इसे बोलते हैं आर्ग्यूमेंट और इसे बोलते हैं बेस। जैसे मान लो यहाँ पर लिखा हुआ है लॉग 10, तो ये 10 आर्ग्यूमेंट हो जाएगा, और यहाँ पर मान लो बेस लिखा हुआ है 10, तो ये बेस हो जाएगा। समझ में आया आपको? जैसे मान लो यहाँ पर log x y लिखा हुआ है, मतलब x हो गया इसका आर्ग्यूमेंट और y हो गया इसका बेस। ये चीज़ आप समझे? यानी यहाँ पर जो log i बटे में आई नॉट लिखा हुआ है ये क्या है? आर्ग्यूमेंट है, लेकिन बेस यहाँ पर नहीं दिख रहा है। अगर बेस नहीं दिख रहा है आपको, तो आपको वहाँ पर बेस 10 ले लेना है। यहाँ देखो, यहाँ पर लिखा है ना कि log है i है और i बटे में नॉट है, log i बटे में आई नॉट, तो ये इसका आर्ग्यूमेंट हो गया। और यहाँ पर बेस नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब बेस यहाँ पर आपको 10 लेना है। ये बाय डिफ़ॉल्ट है कि बेस आपको यहाँ पर 10 लेना है। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, फॉर्मूला में वैल्यू को पुट करते हैं। इंटेंसिटी चाहिए आपको, डेसिबल में चाहिए। 10 गुने में लॉग आई का मान कितना है? इतना है। 3 गुने में 10 पे पावर -6 बटे में आई नॉट का वैल्यू कितना है? ये है 10 पे पावर -12। इसको सॉल्व करना है, तो ये 10 गुने में लॉग हो जाएगा। यहाँ देखिए 10 पे पावर -12 है, ये ऊपर जाएगा, तो हमारे पास कितना बचेगा? ये 10 पे पावर 6। अब देखिए एक फॉर्मूला होता है लॉग के अंदर। मान लो ये आर्ग्यूमेंट में लॉग a गुने में b है, यानी आर्ग्यूमेंट जो है वो प्रोडक्ट के रूप में है, मल्टीप्लाई के रूप में है, log a इंटू में log b। तो हम क्या करेंगे, इसको अलग अलग कर देंगे, log a log b और बीच में प्लस का साइन, यानी log a प्लस log b हो जाएगा, सिंपल। तो बस आपको यहाँ पर ये वाला फार्मूला लगा देना है। यहाँ पर 10 गुने में क्या हो जाएगा यहाँ पर कि log 3 प्लस log 10 पे पावर 6। अब यहाँ पर देखो, log 3 का वैल्यू आपको पता होना चाहिए। log 3 का वैल्यू आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए। log 3 का वैल्यू अगर आपको नहीं मालूम है तो आप नहीं बना पाओगे। वैसे तो आपने ये फार्मूला भी देखा, ये भी अगर आपको नहीं पता हो तो नहीं बना पाओगे। log 3 का वैल्यू आपको पता होना चाहिए, नहीं पता है तो आप नहीं बना पाओगे। log 3 का वैल्यू होता है 0.48, ये log 3 का वैल्यू होता है। तो यहाँ पर 10 गुने में log 3 का वैल्यू लिखेंगे 0.48 प्लस। अब देखो, इसको भी सॉल्व करने के लिए एक फार्मूला होता है। मान लो कि log है यहाँ पर, और इसका आर्ग्यूमेंट जो है कुछ इस प्रकार से, मान लो a पर पावर x है लिखा हुआ। आर्ग्यूमेंट में क्या है कि पावर के रूप में है कोई नंबर, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस x को हम log के पीछे ले आएंगे मल्टीप्लाई के रूप में, और ये हमारा log a हो जाएगा। यानी यहाँ पर जो log 10 पे पावर 6 है, log 10 पे पावर 6 है, ये हो जाएगा 6 गुने में log 10। ठीक है, 6 गुने में log 10, यहाँ पर 6 लिखेंगे और गुने में log 10 आएगा। log 10 का मान 1 होता है, तो यहाँ पर हम 1 लिख देंगे। उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 10 गुने में 6.48 बराबर ये हो जाएगा हमारा 64.8 डेसिबल में। ठीक है, तो डी हमारा आंसर हो जाएगा। तो इतनी सारी बातें आपको पता होनी चाहिए इस सवाल को बनाने के लिए। तो आप ही बताओ, क्या ये आपके सिलेबस का सवाल है? तो इस तरह के आपके एग्ज़ाम में 2 सवाल पूछे गए हैं, एक सवाल हम लोग और देखेंगे इस पर आधारित।
यदि आप अपने हथेली पर डैश धातु रखेंगे तो वह धातु पिघल जाती है। कौन सी धातु है? गैलियम सीजियम। गैलियम और सीजियम। एक आइडियल गैस का 4 ग्राम इतना केल्विन है टेम्परेचर, 2 एटीएम दबाव है और वॉल्यूम है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये कॉमा नहीं होगा, पॉइंट होगा, और ये लीटर में है जो कि लिखा नहीं यहाँ पर। इतना लीटर का परिणाम प्राप्त करता है, उसका आणविक भार क्या है, मॉलिक्यूलर मास क्या है। पिछले वीडियो में आपने आइडियल गैस इक्वेशन देखा था, पी वी बराबर एन आर टी। यहाँ देखो पी वी बराबर एन आर टी में आर का जो वैल्यू है, यानी कि जो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, ये इतना है, ठीक है, ये इतना है 8.31 जूल पर केल्विन पर मोल। ये जो वैल्यू है आर के लिए, ये ऐसा नहीं है कि ये एकलौता वैल्यू है, ठीक है, हम आर का कुछ और वैल्यू भी पुट करते हैं, बात एक ही है, बस यूनिट के हिसाब से क्या होगा, वैल्यू चेंज हो जाएगा। यहाँ पर जूल पर केल्विन पर मोल है, अगर हम कैलोरी में लिखें तो कुछ और वैल्यू आएगा, एटीएम लीटर में लिखें तो कुछ और वैल्यू आएगा। तो ये डिपेंड करता है आर का वैल्यू कि बाकी सारे जो टर्म्स दिए हुए हैं, जैसे कि प्रेशर हो गया, वॉल्यूम हो गया, इन सब का यूनिट क्या है। अगर हम आर का वैल्यू ये लेते हैं तो यहाँ जो दबाव डाला जाएगा, प्रेशर डाला जाएगा, वो पास्कल में डाला जाएगा, वॉल्यूम मीटर क्यूब में डाला जाएगा, टेम्परेचर हमेशा केल्विन में डाला जाएगा। हमारे इस सवाल में देखो आपको जूल वगैरह नहीं दे रखा है, ठीक है, जूल जो है नहीं दे रखा है, आपको सीधा यहाँ पर लीटर दे रखा है वॉल्यूम के केस में, और प्रेशर के केस में एटीएम दे रखा है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन यही लगाएंगे, लेकिन आर का वैल्यू हम यहाँ पर चेंज कर देंगे। आर का वैल्यू जो है इस बार हम गैस कांस्टेंट या फिर बोल दो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, इसका जो वैल्यू है हम लोग ये वाला पुट करेंगे, एटीएम लीटर पर मोल पर केल्विन, ठीक है, 0.0821 एटीएम लीटर पर मोल पर केल्विन। हम लोग ये आर का वैल्यू लेंगे यहाँ पर। जब हमें दाब एटीएम में दे रखा हो, वॉल्यूम लीटर में दे रखा हो, तब हम आर का ये वैल्यू डायरेक्ट पुट करेंगे। आपको क्या चाहिए यहाँ पर, आणविक भार चाहिए, मॉलिक्यूलर मास चाहिए। यहाँ देखो जो नंबर ऑफ मोल लिखा हुआ है, अभी आपने देखा सवाल में मोल फ्रैक्शन वाले में, मोल कैसे निकालते हैं, जो हमें मास दिया होता है, जो हमें मास दिया होता है ग्राम में, याद रखना ग्राम में मास होना चाहिए, बट्टे में उसका मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा, बट्टे में क्या हो जाएगा, उसका मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है यहाँ पर। ये जो पी वी बराबर एन आर टी है, इसको हम लिख सकते हैं पी वी इज इक्वल टू, ये जो मोल है, इस मोल के जगह पर हम लिख सकते हैं कि जो हमें मास दिया हुआ है ग्राम में, बट्टे में मॉलिक्यूलर मास यानी कि मॉलिक्यूलर वेट, गुने में आर इंटू में टी। यहाँ से जो मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा हमारा, वो क्या हो जाएगा, जो हमें मास दे रखा है ग्राम में, गुने में आर, गुने में टी, और बट्टे में यहाँ पर हमारा हो जाएगा पी इंटू में वी। बस आपको यहाँ पर सारे के सारे वैल्यू पुट कर देने हैं, सॉल्व करने हैं। मास आपको 4 ग्राम दे रखा है, चलो 4 ग्राम हो गया। आर का वैल्यू आपको ये लेना है, सॉरी ये वाला लेना है, ये 0.0821, ठीक है, मल्टीप्लाई। टेम्परेचर आपको यहाँ पर केल्विन में दे रखा है 546, तो चलो 546 डिवाइड पाई। पी आपको लेना है 2 एटीएम, यहाँ पर 2 लिख दो। वॉल्यूम आपको ये लेना है 5.60351, ये आपको इतना कैलकुलेशन करना पड़ेगा। इस तरह के सवाल में जो है इतना कैलकुलेशन करना ही पड़ता है। अब इसको आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, ये सारे काम करो। सॉल्व करने के बाद आपको वैल्यू मिलेगा 15.99 करके, ठीक है, 15.99 करके, यानी कि लगभग में आपको 16 मिल जाएगा। तो बी हमारा आंसर हो जाएगा। ये सवाल भी आपके सिलेबस से बाहर का है। पुरुष में कितने अंडकोश होते हैं, पुरुष में यानी कि मेल में कितने स्क्रॉटम होते हैं। एक स्क्रॉटम होता है जिसमें 2 टेस्टिस होते हैं, 2 वृषण होते हैं, ठीक है, 2 वृषण होते हैं, तो एक हमारा आंसर हो जाएगा। हमें स्क्रॉटम के बारे में बोल रखा है, टेस्टिस के बारे में नहीं बोल रखा है, वृषण के बारे में नहीं बोल रखा है। टेस्टिस के बारे में पूछता तो 2 आंसर देते, लेकिन अंडकोश बोल रखा है, मतलब स्क्रॉटम होता है। अब इस सवाल में भी क्या है, आपको यहाँ पर साउंड की इंटेंसिटी दे रखी है 10⁻⁻11 वाट पर मीटर स्क्वायर। आपको क्या करना है, डेसिबल में चेंज करना है। अभी आपने फॉर्मूला देखा था, क्या फॉर्मूला था वो, इंटेंसिटी जब आपको डेसिबल में चाहिए तो 10 गुने में लॉग आई, ठीक है, लॉग आई, आई जो आपको यहाँ पर दे रखा है, और बट्टे में क्या होता है आई नॉट। आई नॉट का वैल्यू कितना होता है, 10⁻⁻12, ये आई नॉट का वैल्यू होता है। तो ये 10 हो जाएगा, ये 10⁻⁻12 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये
10 हो जाएगा सिंपली। और log 10 का वैल्यू आपने क्या देखा अभी थोड़ी देर पहले 1, तो ये 10 डेसिबल हो जाएगा। डी हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये आसान थोड़ा सा है पिछले वाले की तुलना में। डैश हमारे शरीर की कोशिकाओं में उपस्थित O2 के साथ संयोजित होकर ऊर्जा प्रदान करता है। देखिए ग्लूकोज सबसे पहले जो ग्लूकोज टूटता है श्वसन प्रक्रिया में, वो सबसे पहले ग्लूकोज टूटता है पाइरूवेट में। ठीक है, ग्लूकोज सबसे पहले पाइरूवेट में टूटता है, जिसके लिए हमें ऑक्सीजन नहीं चाहिए होता है। अब इस पाइरूवेट को पूरी तरह से टूटने के लिए हमें ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में चाहिए होता है, तब जाकर के हमें यहाँ पर एटीपी के रूप में एनर्जी मिलता है। तो हमारा आंसर यहाँ पर पाइरूवेट हो जाएगा, क्योंकि हमें बोल रखा है कि कोशिकाओं में उपस्थित O2 के साथ संयोजित होकर के ऊर्जा प्रदान करता है। इसके लिए तो हमें चाहिए ही नहीं। हम शर्करा को इसलिए टिक नहीं मार रहे हैं क्योंकि शर्करा को स्टार्टिंग में O2 नहीं चाहिए होता है, पाइरूवेट को चाहिए होता है। मानक ताप और दाब पर, इसी को हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं STP, यानी कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पर 7.5 ग्राम गैस इतना लीटर आयतन लेती है, यह कौन सी गैस है, यही आपको यहाँ पर बताना है। तो होता कुछ ऐसा है, एट STP, ठीक है, एट STP यानी कि मानक ताप और दबाव पर जब कोई गैस 22.4 लीटर आयतन लेती है, तब हम बोलते हैं कि वो जो गैस है वो 1 मोल के बराबर है। जब कोई गैस STP पर 22.4 लीटर आयतन लेती है, तो हम बोलते हैं कि उस गैस की जो मात्रा है वो 1 मोल के बराबर है। तो आपके केस में कितना यहाँ पर लिया गया है 5.6, 5.6। तो 22.4 में 22.4 लीटर में 1 मोल, तो यहाँ पर 1 लीटर में कितना हो जाएगा, 1 बट्टे में, यूनिटरी मेथड में लगा रहा हूँ बस। तो यहाँ पर 5.6 लीटर में कितना हो जाएगा, 1/22.4 इंटू में 5.6, यानी कि आपको मिला यहाँ पर 5.6 डिवाइड बाई 22.4, ये मिला आपको। ये मोल है, ठीक है, ये क्या मिला आपको, ये मोल मिला। चलो ठीक है, ये मोल मिल गया। और आप क्या जानते हो मोल के बारे में, ये बता दो। मोल के बारे में आप ये जानते हो कि जो मास हमें दिया होता है ग्राम में, बट्टे में जो मॉलिक्यूलर वेट होता है, या फिर बोल दो मॉलिक्यूलर मास होता है, या फिर बोल दो आणविक द्रव्यमान जो होता है, मास गिवन इन ग्राम कितना है 7.5 बट्टे में मॉलिक्यूलर वेट। अब देखो यहाँ पर हम चाहे मोल ऐसे निकाले, चाहे मोल हम ऐसे निकाले, बात तो एक ही है ना, आंसर तो एक ही आएगा। दोनों मोल तो बराबर ही होंगे ना। हम लोग एक ही गैस के बारे में बात कर रहे हैं, जो भी गैस यहाँ पर दिया हुआ है, चाहे हम उसका ऐसे मोल निकाल ले, चाहे हम उसका ऐसे मोल निकाल ले, वैल्यू तो बराबर ही आने वाला है। तो हम क्या करेंगे, इस दोनों वैल्यू को इक्वेट कर देंगे, बराबर कर देंगे, यानी कि 7.5 बट्टे में जो यहाँ पर है मॉलिक्यूलर वेट बराबर हो जाएगा इस वैल्यू के 5.6 अपॉन में 22.4। इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। जब आप इसको सॉल्व करोगे, एक्स नहीं, मॉलिक्यूलर वेट जो है यहाँ पर ये आएगा आपका 30 के बराबर। मॉलिक्यूलर वेट कितना आएगा, 30 के बराबर। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, बस यहाँ पर चेक कर लेना है कि किसका मॉलिक्यूलर मास 30 होता है। तो ये हो जाएगा ए का। नाइट्रोजन का होता है 14, ऑक्सीजन का होता है 16, 6, 4, 10 और ये 3, 30 हो जाएगा। बाकी आप सारे का निकाल सकते हो, किसी का भी 30 नहीं आएगा। साइटोन क्या होता है, तो ये एक न्यूरॉन है। इसी पार्ट को हम लोग साइटोन बोलते हैं। इसी पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, साइटोन बोलते हैं, और इसी को हम लोग पेरिकैरियोन बोलते हैं। तो ये हमारा आंसर। 2 किलोग्राम द्रव्यमान वाले किसी पिंड को 490 जूल की गतिज ऊर्जा के साथ लंबवत रूप से फेंका जाता है। यदि गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण इतना है, तो वह ऊंचाई डैश होगी जिस पर पिंड की गतिज ऊर्जा मूल मान का आधा हो जाता है। इससे पहले मैंने आपको बताया हुआ है कि जब हम किसी वस्तु को ऊपर फेंकते हैं, तो मान लो वस्तु जो है h हाइट तक गया, तो h/2 हाइट पर जो स्थितिज ऊर्जा होती है और गतिज ऊर्जा होती है वो आपस में बराबर होती है। ये चीज़ मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है 2-3 बार। और आप ये भी जानते हो कि जैसे जैसे वस्तु ऊपर की ओर जाती है उसकी गतिज ऊर्जा कम होती चली जाती है, क्योंकि गति में कमी आने लगता है। मैक्सिमम हाइट पर पहुंचने के बाद जो स्पीड है वो 0 हो जाता है,
अगर स्पीड 0 हो गया मतलब कि गतिज ऊर्जा पूरी तरह से 0 हो चुका है। गतिज ऊर्जा यहाँ पर 0 और सारी की सारी जो गतिज ऊर्जा है वो स्थितिज ऊर्जा में कन्वर्ट हो चुकी है। ये स्थितिज ऊर्जा जो है यहाँ पर मैक्सिमम हो जाती है। ये स्थितिज ऊर्जा यहाँ पर मैक्सिमम हो जाती है। जब हम फेंकते हैं उस समय जो गतिज ऊर्जा है ये मैक्सिमम होती है, जिसका वैल्यू आपको दे रखा है 490 जूल में, और यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा 0 होती है। जब यही वस्तु मैक्सिमम हाइट पर पहुँचती है तब इसकी गतिज ऊर्जा 0 हो जाती है और सारी गतिज ऊर्जा जो है ये स्थितिज ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है। मतलब जो यहाँ पर 490 जूल गतिज ऊर्जा यहाँ पर दिया गया था, यहाँ पर ये स्थितिज ऊर्जा के रूप में हमें मिल जाएगा 490 जूल। ठीक है, यानी स्थितिज ऊर्जा बराबर जो हमारा होता है वो mgh के बराबर होता है और ये हमें मिल गया यहाँ पर 490 जूल में। यहाँ से हमें h निकालते हैं क्योंकि h निकालेंगे तभी तो h/2 मिलेगा ना। तो ये 490 में बट्टे में यहाँ पर मास आएगा, मास हमें 2 kg रखा है। उसके बाद g आएगा, g का मान हमें 9.8 लेना है। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें यहाँ पर 25 मिलने वाला है। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हमें 25 मिलेगा, 25 मीटर मिलेगा, क्योंकि सारे के सारे हम लोग SI यूनिट में वैल्यू को पुट कर रहे हैं। तो जो हमें हाइट मिलने वाली है यहाँ पर वो SI मात्रक में ही मिलने वाली है। तो h का वैल्यू यहाँ पर 25 मीटर है, तो h/2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 12.5। यानी इस हाइट पर जो स्थितिज ऊर्जा है और गतिज ऊर्जा है ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो हम बोल सकते हैं कि गतिज ऊर्जा जो है यहाँ पर आधी हो चुकी है स्थितिज ऊर्जा की, स्टार्टिंग में जो गतिज ऊर्जा थी उसकी। तो हमारा आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। आधी क्यों हो गई? क्योंकि आधी गतिज ऊर्जा जो है बची हुई है इस हाइट पर और आधी कन्वर्ट हो चुकी है स्थितिज ऊर्जा में। तो ये सवाल अच्छा सवाल है और ये आपके सिलेबस का सवाल है। ये क्लास 9th के अकॉर्डिंग ये सवाल है। उभयचर में जो उभयचर की स्किन होती है उस पर पंख नहीं होते हैं बट ग्लैंड्स होते हैं, ग्रंथि होती है। तो श्लेष्मा ग्रंथि होती है, म्यूकस ग्लैंड होती है और स्किन ड्राई भी नहीं होती है, मॉइस्ट होती है, नम होती है। सी आंसर हो जाएगा। विद्युत वाहक बल जिसे हम लोग इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते हैं, शॉर्ट में हम लोग EMF लिखते हैं। SI मात्रक इसका वोल्ट होता है, का मान डैश के बराबर होता है। ये होता है वर्क डन अपॉन चार्ज। ठीक है, EMF बराबर होता है वर्क डन अपॉन चार्ज। इसी को आप लिख सकते हो एनर्जी अपॉन में चार्ज, कार्य बट्टे में आवेश या फिर ऊर्जा बट्टे में आवेश। तो ये दोनों ही सही है। यहाँ पर देखो B में दिया हुआ है वर्क अपॉन चार्ज और C में रखा है एनर्जी अपॉन में चार्ज। बोर्ड की तरफ से केवल C आंसर मारा गया है, लेकिन आंसर जो है B भी होगा C होगा, दोनों हो सकता है। यहाँ पर जो हमारा आंसर होगा वो B और C दोनों हो सकता है। किसी स्प्रिंग में स्थिर बल 10 न्यूटन प्रति मीटर में प्रारंभिक खिंचाव 0.2 मीटर है। खिंचाव को 0.25 मीटर तक बदलने में स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि लगभग डैश होती है। ये चीज़ तो मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि अगर आप स्प्रिंग को दबाते हो, कंप्रेस करते हो या फिर स्ट्रेच करते हो, खींचते हो, तो उसके ऊर्जा में वृद्धि होती है। उसके ऊर्जा में वृद्धि होती है और वो जो ऊर्जा होती है वो होती है स्थितिज ऊर्जा। स्प्रिंग में वो स्थितिज ऊर्जा होती है। यहाँ पर क्या हुआ है कि पहले स्प्रिंग को इतना खींचा गया, फिर और खींचा गया इतना। तो पहले इतना खींचा होगा तो कुछ स्थितिज ऊर्जा उसमें संचित हो गई, यानी कुछ पोटेंशियल एनर्जी उसमें स्टोर हो गई। फिर और खींच दिया इतना, यानी इतना और नहीं खींचा, इसको बढ़ा करके इतना कर दिया गया, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी अब और ज़्यादा स्टोर हो गई। यही आपको बताना है कि पहले की तुलना में कितनी वृद्धि हुई स्थितिज ऊर्जा में। तो स्प्रिंग में जो स्थितिज ऊर्जा होती है उसके लिए फॉर्मूला होता है हाफ के एक्स स्क्वायर, हाफ के इंटू में एक्स स्क्वायर। के होता है स्प्रिंग कांस्टेंट। स्प्रिंग कांस्टेंट यानी कि 1 मीटर स्प्रिंग को खींचने के लिए कितना बल लगाया गया, यही यहाँ पर लिखा हुआ है 10 न्यूटन प्रति मीटर। के का जो यूनिट होता है वो न्यूटन पर मीटर होता है। तो यहाँ पर जो के है हमारा वो 10 है, 10 न्यूटन पर मीटर जो यहाँ पर दे रखा है। देखो पहले स्प्रिंग को खींचा गया 0.2 मीटर, तो यहाँ पर हम x1 मान सकते हैं इसको। ठीक है, x1 बराबर 0.2 मीटर, बाद में खींच करके इतना कर दिया गया, तो ये x2 हो जाएगा 0.25 मीटर। आपको क्या करना है, इसके साथ आप स्थितिज ऊर्जा निकाल लो एक बार फॉर्मूला लगा करके, फिर इसके साथ निकाल लो, फिर क्या करना है इस वाले में से इसको घटा देना है। हमें यहाँ पर चेंज निकालना है, चेंज इन
पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा में कितना अंतर आया, तो बाद में कितना हो गया, तो हाफ के x2 स्क्वायर माइनस प्रारंभिक हाफ के x1 का स्क्वायर, यही हो जाएगा। यानी बाद में जब x2 किया गया तब स्थितिज ऊर्जा माइनस में जब x1 किया गया था तब कितना था। तो यहाँ से हाफ के कॉमन लेंगे तो x2 का स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर होगा। बस वैल्यू यहाँ पर पुट करना है, k का मान 10 है, x2 का वैल्यू यहाँ पर लेना है आपको, दिया गया है यहाँ पर 0.25, ठीक है, ये स्क्वायर हो जाएगा, माइनस x1 का वैल्यू है 0.2 का यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे, इस पूरे को आप सॉल्व करेंगे तो आपका जो वैल्यू मिलेगा वो 0.1 जूल मिलेगा, 0.1 जूल। तो बी हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। आप इसको क्या करेंगे, सॉल्व कीजिए और आंसर चेक कीजिए। अब देखिए इस सवाल में आपसे क्या कहा गया है, आपसे इस सवाल में ये कहा गया है कि कोई तार है जो अभी ये अपने नॉर्मल अवस्था में है, इसमें कोई खिंचाव नहीं है। जब इस तार से 200 न्यूटन भार वाले किसी वस्तु को लटकाया जाता है तो इसके तार में कुछ खिंचाव आ जाता है, मान लीजिए कि जो इसकी लंबाई है अभी नॉर्मल अवस्था में, जब इसमें कोई खिंचाव नहीं है, ये x1 है, x1 छोड़ो L1 मान लो, जो लंबाई है L1 है। बाद में जब इस पर एक भार को लटकाया गया तो यहाँ से यहाँ जो लंबाई है वो तो L1 ही है, कुछ यहाँ पर जो तार है वो यहाँ पर खिंच गई है। कितनी खिंच गई है, ये इतनी खिंच गई है, 1 mm जो है, 1 mm होता है 10⁻³ मीटर, इतनी तार खिंच गई है। अगर मैं आपसे बोलूँ कि परिवर्तन कितना आया लंबाई में, तो आप क्या बोलोगे, परिवर्तन कितना आया, यानी ये जो टोटल लंबाई है इसमें से इस वाले लंबाई को घटा दोगे तो परिवर्तन जो है यहाँ पर 10⁻³ मीटर का ही आएगा लंबाई में परिवर्तन। तो तार में जो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है जो स्टोर्ड हो गई है, जो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है, प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा है जो कि इसमें अब संचित हो चुकी है, वो बराबर होता है F इंटू में डेल्टा L बट्टे में 2, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी बराबर F इंटू में डेल्टा L बाई 2, ये हमारा फॉर्मूला होता है। F कितना है, ये जो F लिखा हुआ है यहाँ पर, जो वजन यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये 200 हो जाएगा, गुने में डेल्टा L कितना है, 10⁻³ है, और बटे में ये 2 हो जाएगा। 2 से ये 200 कैंसिल आउट हो जाएगा 100 टाइम्स, तो ये हमारा जो वैल्यू आएगा 10⁻⁻1 आएगा, जो कि 0.1 कहलाएगा यहाँ पर, 0.1 जूल। यहाँ देखो हमें आंसर जूल में चाहिए था, SI मात्रक में चाहिए था, लेकिन जो लंबाई है वो मिलीमीटर में दे रखा था और लंबाई का जो SI मात्रक होता है वो मीटर होता है, इसलिए मैंने यहाँ पर मीटर में चेंज किया। तो ए हमारा आंसर। गैसों के लिए ए और बी वॉन डर वाल स्थिरांक है, क्लोरीन इथेन की तुलना में अधिक आसानी से पिघलता है क्योंकि, देखो यहाँ पर पिघलना जो वर्ड लिखा हुआ है ये यहाँ पर नहीं होगा। पिघलेगा कौन, ठोस ना, ठोस पिघलता है, गैस थोड़ी ना पिघलती है। क्लोरीन तो गैस है, तो गैस नहीं पिघलती है, ठोस पिघलता है, तो यहाँ पर पिघलना नहीं होगा, यहाँ पर होगा लिक्विफिकेशन। लिक्विफिकेशन का मतलब ये हुआ, लिक्विफिकेशन का मतलब होता है गैस से लिक्विड में कन्वर्ट होना, गैस से द्रव में कन्वर्ट होना। तो सवाल आपसे ये बोला गया है कि क्लोरीन जो है आसानी से लिक्विड में कन्वर्ट, क्लोरीन गैस आसानी से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है इथेन की तुलना में, तो आपको ए और बी के साथ बताना है कि क्या सही है। देखिए PV बराबर nRT जो है हम लगाते हैं आइडियल गैस पर, ठीक है, आइडियल गैस पर, इसे हम आइडियल गैस इक्वेशन बोलते हैं। तो इस वाले इक्वेशन को हम लोग लगाते हैं आइडियल गैस पर। आइडियल गैस में ये माना जाता है कि जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत ही छोटे होते हैं, साइज में बहुत ही छोटे होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि इन सारे मॉलिक्यूल्स को अगर हम एक साथ रख दें तो इनका जो वॉल्यूम हमें मिलेगा वो वॉल्यूम नेग्लिजिबल होता है, वो वॉल्यूम नेग्लिजिबल होता है। साथ में ये कहा जाता है आइडियल गैस में कि गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच जो है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो होता है वो नहीं होता है। मैंने आपसे 2 बातें कही, पहला ये कि गैस के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स नहीं होता है। दूसरा, गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इतने छोटे होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि अगर हम सारे गैस मॉलिक्यूल्स को एक साथ रख दें तो उनका अपना कोई वॉल्यूम नहीं होता है, मतलब वॉल्यूम बहुत ही छोटा होता है, नेग्लिजिबल होता है, हम इसको इग्नोर कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर जो वॉल्यूम लिया जाता है ये कौन सा वॉल्यूम होता है, जैसे मान लो कोई
बर्तन है, इसमें गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, इसमें गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, तो जितना वॉल्यूम में ये गैस के मॉलिक्यूल्स ट्रैवल कर सकते हैं, घूम सकते हैं, भटक सकते हैं, उसी वॉल्यूम को हम लोग यहाँ पर काउंट करते हैं। तो यहाँ पर ये माना जाता है कि मान लो कि ये गैस, मान लो कि ये कोई कंटेनर है, इसमें गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, अगर हम इन सारे मॉलिक्यूल्स को हम एक साथ इकट्ठा ले आएँ तो ये बहुत ही कम वॉल्यूम लेगा। मतलब इसको घूमने के लिए क्या है कि अभी भी बहुत सारे स्पेस यहाँ पर है, लगभग सारे ही स्पेस है, बस थोड़ा सा वॉल्यूम है जो इन मॉलिक्यूल्स ने ऑक्युपाई किया हुआ है। तो हम क्या बोलते हैं कि जो बर्तन का वॉल्यूम है वही गैस का वॉल्यूम है, क्योंकि ये सारे मॉलिक्यूल्स जब एक साथ आए तो देखो बस थोड़ा सा वॉल्यूम इन्होंने ऑक्युपाई किया हुआ है। ऐसा आइडियल गैस के केस में माना जाता है। रियल गैस में ऐसा एक्चुअल में नहीं होता है, मतलब रियलिटी में ऐसा नहीं होता है। रियलिटी में जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स काम करता है। और जो यहाँ पर दूसरी बात है कि इनका जो अपना वॉल्यूम है वो नहीं होता है, तो ये भी कहना यहाँ पर गलत हो जाएगा। जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं, अगर आप उन सारे मॉलिक्यूल्स को एक साथ इकट्ठे रखो तो कुछ जो है वॉल्यूम ये ले लेते हैं, कुछ वॉल्यूम जो है ये ले लेते हैं। मतलब गैस के मॉलिक्यूल्स हैं तो गैस के मॉलिक्यूल जो होते हैं वो साइज में थोड़े बड़े होते हैं। यहाँ बोला गया कि इतने छोटे होते हैं कि अगर आप इकट्ठा एक साथ कर दो तो ये टोटल मिल करके भी वॉल्यूम ज़्यादा नहीं ले पाते हैं। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, रियल गैस में क्या होता है, रियल गैस कौन सा है जो सब आप जानते हो, जैसे क्लोरीन, इथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, यही सब। तो इनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं साइज में बड़े होते हैं, तो आप इन सब को अगर एक साथ रखोगे तो कुछ वॉल्यूम ये ऑक्युपाई कर लेंगे, मतलब इसको घूमने के लिए, भटकने के लिए बस इतना सा ही वॉल्यूम मिलेगा। तो आप जो इस इक्वेशन में डाला करते हो कि बर्तन का वॉल्यूम बराबर गैस का वॉल्यूम, रियल में ऐसा होगा नहीं। रियल में क्या होगा, आपको इतना ही वॉल्यूम डालना पड़ेगा, पूरे इस बर्तन का वॉल्यूम नहीं डाल सकते हैं। तो ये सारी बातें हैं, इसमें ज़्यादा डिटेल में आपको नहीं जाना है। तो जो वान डेर वाल नाम के वैज्ञानिक थे, ये वैज्ञानिक का नाम है वान डेर वाल। वान डेर वाल वैज्ञानिक जो थे इन्होंने इसको करेक्ट किया, ठीक है, इन्होंने इसको करेक्ट किया और दो कांस्टेंट दिए, इन्होंने दो कांस्टेंट दिए। एक दिया ए, ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के लिए था कि भाई गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स काम करता है। दूसरा दिया बी, जो कि करेक्ट करता है वॉल्यूम को। जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके साइज के बारे में बोल दो या फिर वॉल्यूम के बारे में बोल दो कि जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके पास भी भाई कुछ अपना वॉल्यूम होता है या फिर साइज होता है। तो ये ए और बी कांस्टेंट होता है। मैं यहाँ पर इक्वेशन नहीं लिख रहा हूँ, करेक्ट करने के बाद जो रियल गैस इक्वेशन है वो मैं यहाँ पर नहीं लिख रहा हूँ, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। सीधा आप ये समझ गए कि ए और बी क्या होता है। ए यहाँ पर करेक्ट करता है कि गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है। बी यहाँ पर करेक्ट करता है कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका भी अपना कुछ साइज होता है या फिर बोल दो कुछ वॉल्यूम होता है जो वो ऑक्युपाई करते हैं, घेरते हैं। अब बात है यहाँ पर लिक्विफिकेशन। जिसका ए ज़्यादा होगा उनके मॉलिक्यूल्स के बीच इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज़्यादा होगा, उनके जो मॉलिक्यूल्स होंगे पास होंगे, तो उसे हम आसानी से क्या है, लिक्विफाई कर सकते हैं। लिक्विफाई करने के लिए क्या करना पड़ता है, मॉलिक्यूल्स को पास लाना पड़ता है। तो पहले से ही ये पास है, फोर्स ज़्यादा है इनके बीच में, तो इसको हम आसानी से लिक्विफाई कर सकते हैं। तो लिक्विफिकेशन के लिए मेन तो ए होता है। तो अगर क्लोरीन आसानी से लिक्विफाई हो रहा है, इसका मतलब तो यही हुआ ना कि जो ए है ये क्लोरीन का ज़्यादा है, जो ए है इथेन की तुलना में। तो मेन लिक्विफिकेशन के लिए ये ए होता है, ए जिम्मेवार होता है। लेकिन यहाँ पर बी के बारे में बताना है, तो बी के बारे में आप याद रख सकते हो कि जो बी है ये क्लोरीन का कम होगा, जो बी है इथेन की तुलना में। मतलब ए ज़्यादा होना चाहिए, बी कम होना चाहिए। हमारा आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। तो यहाँ पर जाकर के जो हमारा ये वीडियो है ये समाप्त होता है और ये सीरीज भी यहाँ पर जाकर के समाप्त होता है। जो न्यूमेरिकल्स आपने देखे इससे आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि ये सारे जो न्यूमेरिकल्स पूछे गए थे ये सच में आपके सिलेबस से बाहर का चीज़ था। और आपके पास जो PDF है जो आपने इस चैनल से बाई किया हुआ है, उस PDF के अंदर सारे सवालों को मैंने चेक किया, न्यूमेरिकल्स भी मैंने देखे। तो बस यही 8-9 न्यूमेरिकल ऐसे पूछे गए थे और कुछ न्यूमेरिकल और जो मैंने आपको इससे पहले ही बताया हुआ है कि ये काफ़ी टफ सवाल है। तो टोटल अगर मैं आपको मिला करके बोलूँ तो 3000 में 15 से 20 सवाल या फिर इससे भी कम होंगे, 15 से 20 से भी कम होंगे, ऐसे सवाल पूछे गए थे जो आपके सिलेबस से बाहर का चीज़ था।
तो 3000 में 15-20 सवाल पूछ भी दिया तो इसके पीछे आपको भागना नहीं है और ना ही आपको इससे घबराना है। आप बस अपना पूरा ध्यान दें क्लास 9th और 10th में जो न्यूमेरिकल्स हैं उन पर, उनका आप प्रैक्टिस ज़्यादा करें। जो आपने न्यूमेरिकल्स देखे अभी, ऐसा नहीं है कि एक ही शिफ्ट के अंदर ये सारे न्यूमेरिकल्स पूछे गए थे, अलग अलग शिफ्ट में ये पूछे गए थे। तो आपके 25 सवाल में से इस तरह का कोई एक सवाल आ भी गया तो आप इसको आराम से छोड़ करके आगे बढ़ सकते हो। तो फाइनली ये हमारा सीरीज यहाँ पर कंप्लीट होता है। ये टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो और ये QR कोड है, इसके माध्यम से भी आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो स्कैन करके। थैंक यू सो मच।